वेलकम टू द पढ़ंतु आईएएस। आप सभी का द पढ़ंतु आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंडिया का मंथली करंट अफेयर देखेंगे। मंथली मतलब किस मंथ का? जुलाई माह का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे इंडिया का। छत्तीसगढ़ का इसके पहले आपको सर ने पढ़ा दिया है। आज हम लोग इंडिया का करंट अफेयर देखेंगे। चलो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर कौन सा है? सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, इसके क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सेमिकॉन इंडिया 2023 कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? तो इस किसने किया है, इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर बी, नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आखिर है क्या सेमिकॉन। जो सेमिकॉन इंडिया क्या चीज़ है? ठीक है, सेमिकॉन इंडिया 2023। ठीक है, सेमिकॉन ये किससे रिलेटेड है? सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है। ठीक है, सेमीकंडक्टर को ही शॉर्ट फॉर्म में सेमिकॉन लिख दिया गया है। ठीक है, अब पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है, तो कहाँ उद्घाटन किया है ये याद रखना जरूरी है। तो गुजरात के कहाँ? गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, गुजरात के गांधीनगर में इसका उद्घाटन किया गया है, ये याद रखना है आपको। इसमें ये याद रखना है सेमीकंडक्टर का पहली बार इंडिया में कुछ ओपन होना स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंडिया के पास इसके पहले सेमीकंडक्टर का कोई भी प्लांट या कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं थी। तो हम लोग सेमीकंडक्टर के ऊपर ईस्ट एशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे। अब क्या है कि मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया के थ्रू हम लोग गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया कॉन्क्लेव के थ्रू सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हमको ये देखना है कि जो सेमिकॉन इंडिया है ये गुजरात के गांधीनगर में स्टार्ट हुआ। क्यों स्टार्ट किया गया है? इसका एम क्या है? तो सबसे पहले इसका हमको मैन्युफैक्चरिंग करना है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, डेवलपमेंट करना है ना। इसका एम क्या है? हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट करना है, और इसके साथ ही साथ क्या करना है? डिज़ाइन करना है। ठीक है, और इसका जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना है। ताकि क्यों कर रहे हैं ये? ताकि हम एक ग्लोबल सेंटर बना सके इंडिया को। ठीक है, ग्लोबल सेंटर बना सके, भारत को एक वैश्विक केंद्र बना सके। किस चीज़ के लिए? सेमीकंडक्टर के लिए। ठीक है, सेमीकंडक्टर को के लिए हमको क्या करना है? भारत को ग्लोबल सेंटर बनाना है, वैश्विक केंद्र बनाना है। इसलिए हम सेमिकॉन इंडिया 2023 का आयोजन किए। ठीक है, कहाँ किए हैं? गुजरात के गांधीनगर में किए हैं, ये याद रखना है। अच्छा, अब किए हैं, एम पता चल गया हमको। इसके लिए जो गुजरात सरकार है ना, गुजरात की जो गवर्नमेंट है, गुजरात सरकार है, वो MOU साइन किया है। कितने का? 22,500 रुपये का, 500 करोड़, 22,500 करोड़ रुपए का MOU साइन किया है। किससे? तो माइक्रॉन जो USA की कंपनी है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कंपनी है, माइक्रॉन टेक्नोलॉजी है ना, उसके साथ करार किया है 22,500 करोड़ का। कौन किया है? तो गुजरात गवर्नमेंट किया है। ठीक है, अब क्यों किया है ये 22,500 का? तो इसके लिए आपको याद रखना है ATMP करके। ठीक है, जो सेमीकंडक्टर है उसके असेंबलिंग के लिए, उसके टेस्टिंग के लिए, ठीक है, टेस्टिंग के लिए, मार्किंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, P फॉर पैकेजिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ATMP करके। अब देखो गुजरात गवर्नमेंट क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार क्या किया है? तो केंद्र सरकार जो भी इस परियोजना है, जो हमारा सेमिकॉन इंडिया है ना, उस ये जो परियोजना है हमारा सेमिकॉन इंडिया, इसमें जो भी लागत आए उसका 50% वहन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। ठीक है, मतलब 50% जो वित्तीय सहायता कौन देगा? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। ठीक है, इतना हमको याद रखना है। अब देखो हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं और सेमीकंडक्टर को ही ना जाने ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए हमको सेमीकंडक्टर को जानना है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? अर्धचालक। ठीक है, ये याद रखना है, अर्धचालक। अर्धचालक से समझ में आता है कि ये बिजली का चालक होता है, बट अर्धचालक बोला है मतलब ये बिजली का उतना अच्छा चालक नहीं होगा जितना अच्छा एक आपका कंडक्टर होगा, है ना। मतलब 3 चीज़ें होती हैं, एक सेमीकंडक्टर होता है, एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, इंसुलेटर होता है। अब
जो कंडक्टर होता है ये ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, मतलब जो फ्लो है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो सबसे अच्छा कहाँ होगा, कंडक्टर में होगा, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर में होगा, उसके बाद इंसुलेटर में होता है। इंसुलेटर में क्या है, चालकता, विद्युत का चालकता नहीं होता, ठीक है, या कम होता है, और कंडक्टर में विद्युत चालकता सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद सेमीकंडक्टर में इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है, मतलब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है, फ्लो होने का कैपेसिटी है, वो सेमीकंडक्टर में पाया जाता है, ठीक है। इससे समझ में आता है हमको कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर एक ऐसा पदार्थ है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने की जो कैपेसिटी है वो जनरेट करता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। अच्छा, अब सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़े तो किस पदार्थ को यूज़ करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर, कौन से पदार्थ हैं, तो इसके लिए जो दो सबसे ज़्यादा पदार्थ यूज़ किए जाते हैं वो है एक जर्मेनियम और एक है सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन। अब जर्मेनियम किसके लिए जनरली ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो सोलर सेल के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ये याद रखना है आपको। सोलर सेल के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जर्मेनियम, और सिलिकॉन किसके लिए यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, जो आप देखते होगे मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट्स में, है ना। तो सिलिकॉन किस लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाने के लिए, और जर्मेनियम किस लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, सोलर सेल बनाने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इतना समझ में आया। तो ये हमारा हुआ है सिलिकॉन इंडिया के बारे में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको समझा दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत के भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ किया है। कहाँ किया है भाई, आपके ऑप्शन है गांधीनगर, नई दिल्ली, मुंबई और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम का उद्घाटन किया गया है। अब भारत मंडपम है क्या, ये जान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि भारत मंडपम क्या है। भारत मंडपम, अच्छा सबसे पहले कहाँ इसका उद्घाटन किया गया है, भारत मंडपम। ये है क्या चीज़ भारत मंडपम, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर है, ठीक है। क्या है, इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। क्या बोला है ये भारत मंडपम क्या चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी, क्या चीज़ है ये, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर, ठीक है। ये याद रहेगा आपको, ये चीज़ है। अब इसका उद्घाटन किया गया है, पर यह स्थित कहाँ है, इस स्थिति कहाँ है इसकी, तो प्रगति मैदान, नई दिल्ली, ये याद रखना है आपको, नई दिल्ली। अब बात आती है ये भारत मंडपम, ये वर्ड कहाँ से आया, भारत मंडपम वर्ड कहाँ से आया। तो इस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है, ये उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो एक भगवान बसवेश्वर करके एक व्यक्ति थे, समाज सुधारक थे, भगवान बसवेश्वर नाम के एक समाज सुधारक थे। इनका एक अनुभव मंडपम के विचार थे इनके, ठीक है। उनसे भारत मंडपम शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका क्या मतलब है कि ये क्या चीज़ है अनुभव मंडपम, तो ये एक सार्वजनिक समारोह मंडप था, ठीक है। क्या चीज़ है ये अनुभव मंडपम, ये एक सार्वजनिक समारोह हेतु मंडप था, ठीक है। सार्वजनिक समारोह के लिए एक मंडप था। वैसे ही जैसे भारत मंडपम है, ये अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर है ना। इसको किस लिए यूज़ किया जा रहा है, तो मीटिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, आपके प्रोत्साहन के लिए यूज़ किया जा रहा है, प्रोत्साहन मतलब इंसेंटिव के लिए यूज़ किया जा रहा है, सम्मेलन के लिए यूज़ किया जाएगा, प्रदर्शनी के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। भारत मंडपम का यूज़ किस लिए किया जाएगा, मीटिंग के लिए, बैठकों के लिए यूज़ किया जाएगा, सम्मेलन के लिए यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड इसको क्या है, डिफाइन करता है, ठीक है। अब देखते हैं भगवान बसवेश्वर कौन थे, तो ये एक हिंदू शैव थे, हिंदू
स को मानने वाले व्यक्ति थे। ये एक समाज सुधारक थे, ठीक है, समाज सुधारक थे तो किसके शासनकाल के टाइम पे ये समाज सुधारक थे? तो ये है आपके कल्याणी के चालुक्य राजवंश, आप सुने होंगे, कल्याणी के चालुक्य राजवंश के समय के समाज सुधारक थे, ठीक है। इतना समझ में आया? ये हुआ हमारा भारत मंडपम के बारे में। अब देखते हैं कि भारत मंडपम का जो वास्तुकला है ना, आर्किटेक्चर है ना, वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। तो भारत का जो वास्तुकला है, मतलब इसका जो शेप है, आकृति है, ये कैसा दिया गया है? तो इसको शंख के आकार का आकृति दिया गया है, ठीक है। अब इसका जो भवन है, जो बिल्डिंग है, उसके दीवारों पे कुछ बातें उकेरी गई हैं, ठीक है। दीवारों पर जो कलाकृति उकेरी गई है वो मुख्यतः किन के बातों में बताया गया है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो सूर्य शक्ति करके एक है, सूर्य शक्ति। तो ये क्या है भाई सूर्य शक्ति? तो सूर्य शक्ति मतलब भारत जो भी सोलर एनर्जी के लिए जो भी प्रयास किया है प्रेजेंट टाइम तक, है ना, उसके ऊपर प्रकाश डालता है, ठीक है। सूर्य शक्ति क्या है? भारत के द्वारा सूर्य ऊर्जा से संबंधित किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालता है, ठीक है, प्रकाश डालता है। ये क्या है? सूर्य शक्ति। एक और है जो आप नाम से ही समझ जाओगे, ज़ीरो से इसरो, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? सबसे पहले जब आप पहला जो लॉन्च किया था रॉकेट इसरो, तो आप देखे होंगे वीडियो की साइकिल से, बैलगाड़ी से रॉकेट के पार्ट्स को ले जाया जाता था। अब इसरो इतना एडवांस हो चुका है कि इसके पास ये क्या है, दुनिया के टॉप 5 स्पेस एजेंसी में से आता है ना। तो इसरो का जो ज़ीरो से इसरो बनने तक का जो उपलब्धि है, उसके बारे में ये इन दीवारों पे बताया गया है ना। मतलब इसरो की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, ठीक है, उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। और एक तीसरा बात और क्या चीज़ है? तो एक लास्ट तीसरा बात है जो पंच महाभूत के बारे में वर्णन करता है। पंच महाभूत क्या है? तो हम लोग हिंदू संस्कृति में अपन क्या बोलते हैं? पंच महाभूत से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, मनुष्यों का निर्माण हुआ है। तो वो पंच महाभूत कौन कौन से हैं? तो पृथ्वी, आकाश, अग्नि, जल और लास्ट क्या है? वायु, ठीक है। ये 5 महाभूत, ठीक है, जिससे पृथ्वी का भी क्या है, विकास हुआ है और पृथ्वी का उद्भव हुआ है और इंसान का जन्म हुआ है, ठीक है। चलिए, ये हुआ हमारा भारत मंडपम। अब देखते हैं इसके आगे, ये कुछ चीज़ें लिखी हुई है, इसमें से आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको जानना है, भारत मंडपम एक शानदार बहुउद्देशीय हॉल है जहाँ 7000 लोगों की संयुक्त बैठने की क्षमता वाला एक हॉल है, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित ओपेरा हाउस की बैठक क्षमता से अधिक है। अगर कंपेयर करना है तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लाया गया है? ठीक है, बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वात्सल्य, ठीक है। तो वात्सल्य मिशन है एक, तो उसको देख लेते हैं। वात्सल्य मिशन जो है, मिशन वात्सल्य योजना के दिशा निर्देश जारी करता है। कौन जारी करता है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। बच्चों के कल्याण और पुनर्वास के लिए 2009-10 से इसे बाल संरक्षण सेवा मतलब चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज योजना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। याद रखना, मिशन वात्सल्य को किस नाम से जाना जाता है करके अगर क्वेश्चन पूछा तो आपको बताना है कि बाल संरक्षण सेवा चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज योजना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कब से? तो 2009-10 से। इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुरक्षित करना है, ठीक है। हर बच्चों को एक खुशहाल जिंदगी देने का क्या है, ये वादा कर सकता है, ठीक है, सुरक्षा करता है। बच्चों के विकास के लिए एक संवेदनशील, सहायक और समन्वित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने का कार्य करता है। मिशन वात्सल्य का जो अंतिम उपाय के रूप में बच्चों के संस्थागतकरण के सिद्धांत के आधार पर कठिन परिस्थितियों में बच्चों की परिवार आधारित गैर संस्थागत देखभाल को बढ़ावा देने का काम करता है मिशन वात्सल्य, ठीक है।
अच्छा, मिशन वात्सल्य, तो ये आपको याद रखना है कि जो भी महिला परीक्षक के लिए एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके सिलेबस में आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उसके अंदर मिशन वात्सल्य भी है। ठीक है, उसके बाद नया एक क्वेश्चन है हमारे पास, भारत सरकार द्वारा नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों के टीकाकरण के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या चीज़ है। देखिए, यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म। अब देखिए ये क्या चीज़ है यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म, तो ये नकल किया गया है। ठीक है, जो यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये नकल है किसका, आप लोग कोरोना के समय ये नाम सुने होंगे, कोविन, है ना। कोविन एक प्लेटफॉर्म है जो पूरा डेटा एकत्रण का काम करता था, तो वैसे ही यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो गर्भवती महिला और बच्चों के पंजीकरण से संबंधित है ना। तो ये किसका नकल है, कोविन का नकल है, ये आपको याद रखना है। और ये क्या चीज़ है, मतलब जो यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये क्या चीज़ है, एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया, ये क्या है, एक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक रोग प्रतिरोधक या रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपको इतना ही जानना था इसके बारे में। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ राज्य के 36 शासकीय ITI के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने MOU साइन किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ। ठीक है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ साइन किया गया है। अब देखिए, हम लोग जनरली बोलते रहते हैं कि जो नया टेक्नोलॉजी, हम लोग का जो सिलेबस है वो बहुत 10-15 साल पुराने टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, बहुत पुराना सिलेबस है। इसीलिए छत्तीसगढ़ सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मिल के जो गवर्नमेंट के ITI हैं, ITI कॉलेज हैं, उसमें 6 नई ट्रेंडों से रिलेटेड और 23 शॉर्ट टर्म कोर्स लाया है ना, प्रशिक्षण के लिए लाया है। कौन लाया है, टाटा टेक्नोलॉजी। इसके द्वारा क्या होगा, तो राज्य के जो चयनित ITI हैं उसमें अत्याधुनिक तकनीकी वर्कशॉप की स्थापना किया जाएगा और प्रशिक्षकों की व्यवस्था आदि की जाएगी। ठीक है, किसके द्वारा की जाएगी, टाटा टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू। इसके अलावा राज्य के युवाओं को प्लेसमेंट देने में टाटा और उनकी सहयोगी कंपनी सहयोग करेंगी। ठीक है, प्लेसमेंट देने के लिए कौन साथ देगा, टाटा और उनकी जो सब्सिडरीज कंपनी है। ठीक है, इस परियोजना के प्रति 10,000 से अधिक युवाओं को नए ज़माने के अनुरूप तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकेगा। ठीक है, इस परियोजना का जो लागत है वो कितना है, तो 1188.36 करोड़ की परियोजना है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत निम्न में से किस राज्य के गाँवों की पहचान की गई है। पहला लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तीनों ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है, तीनों ही स्टेट या यूटीज़ को शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी हिस्सों की, है ना, केंद्र शासित प्रदेश मतलब जो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसके पूर्वी हिस्सों की, पूर्वी हिस्सा मतलब जो भारत चीन का जो बॉर्डर है उसकी बात कर रहा है, उस पर जो 35 गाँव की महत्वाकांक्षी केंद्र प्रायोजित जो योजना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत पहचान किया गया है ना। मतलब जो आपका लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसके जो 35 गांव हैं उनको वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत लाया गया है। ठीक है, और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश या राज्य शामिल किए गए हैं,
तो जितने भी चीन से लगे हुए राज्य हैं, है ना, जितने भी भारत चीन सीमा बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं, उन सब में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं सटे हुए राज्य? एक तो लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये याद रखना है। अच्छा, ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया कब गया था? तो जो बजट था 2022-23 का, उसमें लाया गया था। और कब तक लागू किए जाने का संभावना बोला है, कब तक लक्ष्य रखा गया है? तो वित्तीय वर्ष 2025-26 तक इसको लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इतना हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, एक और आता है जो है आपका बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। क्या बोला मैं? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है और जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ये किसके के लिए लाया गया है? जो भारत चीन सीमा से सटे हुए जो भारत के गांव हैं, उनके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। और जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये बॉर्डर से रिलेटेड जितने भी राज्य हैं उससे सटे हुए गांव के डेवलपमेंट के लिए लाया गया है। ठीक है, बॉर्डर एरिया, तो बॉर्डर एरिया में आप राजस्थान भी आता है, गुजरात भी आता है, आपका जम्मू कश्मीर भी आता है, लद्दाख आता है। ठीक है, तो जितने भी बॉर्डर एरिया हैं उन सब के लिए लाया गया वो है बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो भारत चीन सीमा से सटे हुए राज्य हैं उनके लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया। ठीक है, क्लियर रहेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राष्ट्र ने अंतरिक्ष में पहला मीथेन संचालित रॉकेट लॉन्च किया है? तो कौन किया है भाई? तो इसका सही आंसर क्या है? चीन ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहला जो मीथेन फ्यूल से संचालित रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, ये याद रखना है हमको। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चीन ने क्या लॉन्च किया? मीथेन से संचालित आपका रॉकेट लॉन्च किया है। मीथेन क्या है? फ्यूल, मीथेन फ्यूल का यूज़ किया है। दूसरे लोग क्या है? केरोसिन का यूज़ करते हैं, है ना, केरोसिन का यूज़ करते थे। अब जो रॉकेट है वो कौन सा रॉकेट है? तो ज़ुके 2 नामक रॉकेट पे क्या है? ये मीथेन फ्यूल का यूज़ किया है। ठीक है, और क्या है इसका यूज़ करते हुए? देखिए, ज़ुके 2 वाहन रॉकेट का यूज़ करते हुए ये क्या किया? सफलतापूर्वक सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में स्थापित किया है ना, वहाँ पहुँचा है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा मतलब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात कहा है। ठीक है, और ऐसा करने वाला दुनिया का ये पहला देश बन गया है। ठीक है, दुनिया का पहला देश बन गया है, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, इसमें हमको जो जानना है वो ये जानना है कि जो मीथेन से चलने वाला रॉकेट है ना, मीथेन से, चलिए इसको नए पेज में देखते हैं अच्छे से। मीथेन से चलने वाले रॉकेट को क्या बोला जाता है? चलने वाले रॉकेट को, मीथेन से चलने वाले रॉकेट को क्या बोला जाता है? मिथेलॉक्स। ठीक है, क्या बोला जाता है? मिथेलॉक्स। क्यों बोला जाता है भाई? तो इसका 2 रीज़न है। इसका जो फ्यूल यूज़ किया जाता है, फ्यूल एज अ मीथेन यूज़ किया जाता है, फ्यूल मीथेन यूज़ किया जाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीडाइज़र इसमें यूज़ किया जाता है वह क्या यूज़ किया जाता है? लिक्विड ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये दोनों को कंबाइंड रूप से मिला के मिथेलॉक्स बोला जाता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब देखिए, मीथेन क्या है? इसके एक है फ्यूल मीथेन, ठीक है, जिसका यूज़ किया गया है ज़ुके 2 में। ठीक है, और एक है आपका जो केरोसिन यूज़ किया जाता है जनरली। ठीक है, केरोसिन यूज़ किया जाता है। अब देखिए, केरोसिन का वो थोड़ा महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको जब हम लोग ज़मीन से निकाल के, हम लोग ज़मीन से गहराई से निकाल के हम लोग केरोसिन या पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बनाते हैं। बट ये जो मीथेन है ये हमको पृथ्वी के सरफेस से ही आसानी से मिल जाता है। कहाँ कहाँ मीथेन का उत्सर्जन होता है? मीथेन का अगर उत्सर्जन बोले तो जनरली कहाँ कहाँ देख सकते हैं? तो जो मीठे पानी का वेटलैंड है, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि। ठीक है, आर्द्र भूमि है, वहाँ से आपको मीथेन की प्राप्ति हो सकती है। जो आपका धान की खेती वाले जो स्थान है, ठीक है, धान की खेती वाले स्थान हैं, वहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है। जो चराई करने वाले जानवर हैं, इनसे
चराई करने वाले जानवर, इनसे मीथेन का उत्सर्जन होता है, ठीक है। और अगर हम लोग कोयला या प्राकृतिक गैस, तेल का हम लोग माइनिंग कर रहे हैं या खुदाई कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, तो वहाँ से भी मीथेन का क्या है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। मतलब मीथेन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया कि चीन पहला देश बन गया है जो मीथेन फ्यूल का यूज़ करने वाला, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर इनमें से कौन है? तो इनमें से कौन है भाई? चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार, ठीक है। कौन है? एस मोहन कुमार। चलिए, इसको अभी तक जो भी चंद्रयान 3 है, अभी तक आज वर्तमान डेट तक जो भी घटना घटित हुई है चंद्रयान 3 से रिलेटेड, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चंद्रयान 3 के बारे में जानते हैं। अच्छा, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया है? सबसे पहले ये याद रखना है आपको, 14 जुलाई को, ठीक है। और चंद्रमा में सॉफ्ट लैंडिंग का जो डेट निर्धारित किया गया है वह कब है? 22 अगस्त, ठीक है। ये 2 डेट आपको याद रखने हैं। उसके बाद आपको याद रखना है चंद्रयान 3 में क्या चीज़ ले जाया गया है, ठीक है। चंद्रयान 3 जो मिशन है उसमें क्या चीज़ चंद्रमा पर ले जाया जाना है? तो लैंडर ले जाना है और रोवर ले जाना है, ठीक है। इनके कुछ नाम भी डिसाइड किए गए हैं। तो लैंडर का जो नाम है वह क्या है? विक्रम। रोवर का नाम क्या है? प्रज्ञान। ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो हमको याद रखना है वह है ये चंद्रयान 3 जो आपका रॉकेट लॉन्च किया गया है LVM-3M4, कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये हमको याद रखना है कि कहाँ से लॉन्च किया गया है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है भाई? ये श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये याद रखना है। ये हुआ। अब याद रखना है कि चंद्रयान 3 के उद्देश्य क्या है, क्या एम डिसाइड किया गया है। तो सबसे पहला है कि चंद्रमा पे हमको सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, ठीक है। सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग कराना है, पहला चीज़। दूसरा, चंद्रमा की संरचना के बारे में हमको जानना है। चंद्रमा की संरचना से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो करनी है। और जो हमारा लैंडर और रोवर है इनका अवलोकन करना है कि ये कितना सक्सेसफुली अपने काम को कर रहे हैं, ठीक है। हमारे जो लैंडर और रोवर हैं उनका अवलोकन करना है, ठीक है। कितनी सफलता से ये अपना कार्य कर रहे हैं, अवलोकन और इनका परीक्षण करना है, ठीक है। ये हुआ चंद्रयान 3 के बारे में। अच्छा, चंद्रयान 3 के लिए रॉकेट लॉन्च किया गया था, तो क्या नाम बताया मैं इसका? LVM-3M4, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक है। मार्क 3। M4 किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? मिशन के लिए, ठीक है। तो मिशन 4। अगर LVM-3 बोला है मतलब लॉन्च व्हीकल मार्क 3, बस अगर M4 जोड़ दिया, ठीक है, मतलब मिशन 4। तो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मिशन 4 क्या है? चंद्रयान 3 है, ठीक है। याद रखना, चंद्रयान 3 मिशन है हमारा, ठीक है। इसको किस लिए यूज़ किया जाता है? तो मीडियम लिफ्ट के लिए, है ना। मीडियम जो है वेट रहता है उसके लिफ्टिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसके डेवलपमेंट के बाद से, मतलब जब से इसका सक्सेसफुली टेस्टिंग किया गया उसके बाद से ये बैक टू बैक एक के बाद एक 6 सफलतापूर्वक क्या है, मिशन को अंजाम दे चुका है। ये याद रखना है हमको। 6 एक के बाद एक सफल मिशन को अंजाम दे चुका है, ठीक है। इतना याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा LVM-3M4 के बारे में और चंद्रयान के बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग के बारे में ऑनलाइन गेमिंग को GST के किस स्लैब के दायरे में लाया गया है, ठीक है।
जो ऑनलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको जीएसटी के किस स्लैब में लाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 28। ठीक है, हो सकता है ये चेंज हो जाए क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में ये गया था तो वहाँ पर कुछ डिसीजन लेने बाकी हैं। हालांकि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नहीं चाह रही है कि हम 28% से कम करें, है ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है, फिलहाल तो इतना जान लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी धरती पर खुलने वाला पहला आईआईटी कैंपस कहाँ ओपन किया गया है? ठीक है, विदेशी धरती पर खुलने वाला पहला आईआईटी कैंपस कहाँ है? तो तंजानिया के जंजीबार में। ठीक है, जंजीबार तंजानिया में ओपन किया गया है पहला भारत से बाहर आईआईटी। ठीक है, और कौन इसको सेटअप करेगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये सेटअप किया जाएगा। ठीक है, हैशटैग इसमें क्या हैशटैग का यूज़ किया गया है? तो IIT गो ग्लोबल हैशटैग का यूज़ किया गया है। ठीक है, ये हमको याद रखना था, इतना ही जानना है इसके बारे में। उसके बाद हाल ही में मेटा ने किस नाम से एक नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर ये तो आपको सबको पता होगा, किस नाम से यूज़ किया है? थ्रेड्स के नाम से यूज़ किया गया है। ठीक है, और ये किसको काउंटर करने के लिए किया गया है? तो ये ट्विटर को काउंटर करने के लिए किया गया है। बस इतना याद जानना है इसमें हमको। उसके बाद संघाई सहयोग संगठन SCO क्या है? SCO का 9वां सदस्य कौन है? तो संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य कौन बना है अभी? तो इसका नया सदस्य किसको बनाया गया है? ईरान को बनाया गया है। ठीक है, SCO का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग चाइना में। कब बनाया गया था? तो 15 जून 2001 को बनाया गया है। और जब बनाया गया इसको, है ना, तब इसके फाउंडर मेंबर कौन कौन थे? तो रसिया, चाइना और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज़। ठीक है, सेंट्रल एशिया के कौन कौन से कंट्री है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। ठीक है, ईरान SCO के का नया सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहा है। ठीक है, मतलब SCO का जो सबसे नया सदस्य कौन बनेगा? ईरान। ठीक है, SCO का जो मूल फोकस है ना, मूल फोकस कहाँ है? तो जो मध्य एशियाई देश के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित है। ठीक है, SCO का जो मूल फोकस है वो मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित किया गया है। जो SCO के मूल सिद्धांत विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना है। SCO के जो अगले सदस्य अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो का ये। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में जानते हैं SCO का। तो 2023 वाराणसी में SCO का सम्मेलन आयोजित हुआ था। वाराणसी में, वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश, इंडिया में। ठीक है, और किसके थ्रू हुआ था? तो भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के थ्रू हुआ था। SCO आज जिस रूप में खड़ा है उसकी स्थापना 2001 में हुई थी, ये देखे थे पीछे, और भारत पाकिस्तान के साथ इसका सदस्य 2017 में बना है। ठीक है, भारत SCO में शामिल क्यों हुआ है? तो SCO में भारत मध्य एशियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए क्या है, इसमें ऐड हुआ है, ये याद रखना है। इसमें जो 2023 का SCO का सम्मेलन हुआ है उसका थीम क्या था? तो इसका थीम था सिक्योर। ठीक है, इंडियाज़ SCO प्रेसिडेंसी इज सिक्योर। इस सिक्योर का फुल फॉर्म क्या है? S फॉर सिक्योरिटी, E फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C फॉर कनेक्टिविटी, U फॉर यूनिटी, R फॉर रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और E फॉर क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सिक्योर का फुल फॉर्म क्या है, आपको ये ध्यान देना है। और जो थीम है वो आपको याद रखना है SCO का। क्यों? क्योंकि आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। SCO का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? इंडिया में। तो इंडिया में हुआ है, भारत में हुआ है, तो आपको एटलीस्ट ये SCO के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाननी है जो इसके पहले स्लाइड में मैं बता दिया हूँ। SCO से कब इंडिया जुड़ा है ये जानना है। SCO का सम्मेलन भारत में हुआ है। SCO का जो थीम है वो भारत के थ्रू दिया गया है। तो भारत के थ्रू दिया गया है तो देखो यहाँ पर ये अभी इंडिया चाइना का बॉर्डर में बहुत तनातनी चल रहा है ना, इसलिए इंडिया इस चीज़ को यहाँ पर बताया है थीम अपने विषय के माध्यम से SCO के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी किया गया ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत देश का रैंक कितना है? ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत देश का रैंक कितना है? तो इसका रैंक कितना है भारत का? 126। ठीक है, देखिए
यहाँ पर बताया है कि जो दुनिया की 99.7% आबादी वाले 163 देशों को ये क्या है, कवर करता है, और 3 क्षेत्रों में शांति की स्थिति को ये मापता है। कौन से 3 क्षेत्र हैं ये? सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा, और चल रहे घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, और लास्ट है हमारा तीसरा सैन्यीकरण। ठीक है, इसमें भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 126वां रैंक मिला है। ठीक है, जो पिछले स्थान से 2 अधिक है। ठीक है, पहले 124 था, अब 126। शीर्ष 10 सबसे शांतिपूर्ण देश में जो पहला हमारा जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसमें जो टॉप पे है वो कौन है? तो आइसलैंड है, सेकंड पे है डेनमार्क, और थर्ड में है आयरलैंड। ठीक है, आपको ये शुरू के 3 ही याद करने हैं, ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इंडिया का रैंक आपको जानना है 126वां, बस। अब आगे देखते हैं, खेल पे आते हैं। अब एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? किसका खिताब? एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो किस देश ने जीता है भाई? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत, है ना। भारत कबड्डी का मास्टर है, इसलिए भारत इसको जीत गया। अब भारत फाइनल में किसको हराया है? तो ईरान को हराया है। ठीक है, कहाँ खेला गया? तो कोरिया के बुसान शहर में खेला गया। इस टूर्नामेंट का ये 9वां संस्करण, इस टूर्नामेंट के 9वें संस्करण में यह भारत का 8वां खिताब है। मतलब टोटल 9 बार खेला गया है, जिसमें 8 बार तो इंडिया ही जीता है। ठीक है, ये याद रखना है। और एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप स्टार्ट कब हुआ है? तो 1980 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और एशियाई बोला है मतलब एशिया की टीमें ही खेलेंगी। तो एशिया की कितनी? 10 टीमें पार्टिसिपेट करती है। सबसे सफल टीम भारत, क्यों? क्योंकि 9 बार में 8 बार इंडिया ही जीता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका विंबलडन 2023 पुरुष एकल फाइनल की विजेता इनमें से कौन है? विंबलडन 2023 पुरुष एकल फाइनल, है ना। तो कौन जीता है भाई? कार्लोस अल्कराज। ठीक है, नोवाक जोकोविच को फाइनल में हराया है कार्लोस अल्कराज ने, और अपना विंबलडन 2023 का खिताब जीत लिए। देखिए यहाँ पुरुष एकल का किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराकर। महिला एकल में कौन है? मर्केटा वोंद्रोसोवा ने ओंस जाबेर को हराकर महिला एकल टेनिस विंबलडन टेनिस 2023 का खिताब जीता है। वैसे पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल में का भी यहाँ दिया हुआ है। इसको मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि ये जानने वाला चीज़ है। जैसे टेनिस का 4 मेनली टूर होता है। ठीक है, आपका जो सबसे पहला स्टार्ट होता है वो होता है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, उसके बाद US टूर। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। जो सबसे पहले स्टार्ट होता है, तो पहले स्टार्ट होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन से। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन से स्टार्ट होता है। अब जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है ये कब होता है? तो ये मध्य जनवरी में आरंभ हो जाता है ये प्रतियोगिता। ठीक है, मध्य जनवरी में आरंभ हो जाता है। और इसको किस ग्राउंड में खेला जाता है? तो इसको खेला जाता है हार्ड ग्राउंड में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हार्ड ग्राउंड में खेला जाता है। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन को एक और चीज़ बोला जाता है, रोनाल्ड गैरोसो। ठीक है, अगर आपको फ्रेंच ओपन ना बोल के रोनाल्ड गैरोसो कब बोला तो किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है, ये याद रखना है। अब ये फ्रेंच ओपन किस फील्ड में खेला जाता है? तो ये खेला जाता है क्ले कोर्ट में खेला जाता है ना। ये हार्ड कोर्ट बोला जाए। ठीक है, टेनिस का कोर्ट होता है और ये होता है क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, कब खेला जाता है ये? तो ये स्टार्ट होता है आपका मई जून में स्टार्ट होता है। ठीक है, कब होता है आपका? लेट मई, मतलब बोल देते हैं डायरेक्ट हम मई जून में। ठीक है, मई जून में। इसके बाद स्टार्ट होता है विंबलडन। ठीक है, विंबलडन ओपन स्टार्ट होता है। ये कब खेला जाता है? तो ये खेला जाता है जून जुलाई में। ठीक है, जून के लास्ट, जुलाई के फर्स्ट वीक में खेला जाता है। इसको किस कोर्ट में खेला जाता है? तो इसको ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। इसके बाद आता है आपका US ओपन। ठीक है,
यूएस ओपन। अब यूएस ओपन को कब खेला जाता है, तो इसको अगस्त सितंबर के समय खेला जाता है, ठीक है, अगस्त सितंबर के समय खेला जाता है। किस ग्राउंड में खेला जाता है, तो इसको हार्ड ग्राउंड में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें सबसे पुराना कौन सा है, सबसे नया कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे पुराना जो है वो है आपका विंबलडन 1877, ठीक है, 1877 में विंबलडन स्टार्ट हुआ। उसके बाद यूएस स्टार्ट हुआ, यूएस ओपन 1891, ठीक, सॉरी 1891 नहीं, 81 है, 1881। उसके बाद 1891 में आपका फ्रेंच ओपन स्टार्ट हुआ, ठीक है। और फिर जो सबसे नया है वो है 1905 है शायद, ठीक है, 1905, ठीक है। आपको सबसे ओल्डेस्ट बोले तो कौन है, विंबलडन 1877, उसके बाद यूएस ओपन 1881, उसके बाद फ्रेंच ओपन 1891 और फिर 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन स्टार्ट किया गया था, ठीक है। मतलब सबसे पुराना कौन सा है, विंबलडन, और सबसे नया कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। इतना याद रहेगा हमको। चलिए अब आगे देखते हैं, सैफ चैंपियन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था। ये सैफ चैंपियन कहाँ आयोजित किया गया था, तो भारत में आयोजित किया गया था। सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी ये किससे रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है। इसके बारे में जान लेते हैं। भारत के बेंगलोर के श्री कांतिराव स्टेडियम में आयोजित किया गया था, ठीक है। और किसको हराया, तो भारत ने फाइनल में कुवैत को हराकर अपना 9वां चैंपियनशिप जीता है, ठीक है। सैफ जो ट्रॉफी है ये 1997 से एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की टीमें भाग लेती हैं, ठीक है। यहाँ पर अब गौर करने वाली बात यह है कि जो दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की टीमें भाग लेती हैं, बट कुवैत तो एक अरब खाड़ी कंट्री वाला देश है ना, खाड़ी कंट्री है कि नहीं, गल्फ कंट्री है वो कुवैत। बट यहाँ बोला क्या गया है, दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप की टीमें ही भाग लेती हैं। इस बार हुआ है ऐसा कि 2023 में ऐसा हुआ है कि कुवैत इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान भी संघ का हिस्सा था। ये जो बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये सब दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप के अंतर्गत आते हैं और इनके बीच ये फुटबॉल मैच खेला जाता है। अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा था लेकिन 2015 में अलग हो गया है, ठीक है। इसका मैन ऑफ द मैच फाइनल में किसको मिला है, गुरप्रीत सिंह सांधू को, ये भारत के गोलकीपर हैं, ठीक है। गोल्डन ग्लव किसको मिला है, अनिसुर रहमान जिको को, जो बांग्लादेश के हैं। गोल्डन बूट किनको मिला है, तो सुनील छेत्री इंडिया के, ये सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं। गोल्डन बॉल किनको मिला है, तो ये भी सुनील छेत्री को मिला है। फेयर प्ले अवार्ड किस कंट्री को मिला है, तो नेपाल को मिला है। आपको इसमें केवल इतना ही जानना है कि सैफ चैंपियनशिप ट्रॉफी जो सैफ चैंपियनशिप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। और हाल ही में किसने जीता है, तो इंडिया ने जीता है, बस इतना याद रखना है हमको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है। सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब किस राज्य ने जीता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु ने इसको जीता है। कहाँ आयोजित किया गया था, तो पंजाब के अमृतसर में। फाइनल में तमिलनाडु और हरियाणा के बीच मुकाबला हुआ था जिसमें तमिलनाडु ने इसको जीता है, ठीक है, ये इतना आपको याद रखना है। उसके बाद आता है सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो किस खेल से संबंधित है भाई, टेनिस से, टेबल टेनिस से, बैडमिंटन से, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बैडमिंटन, है ना। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये जो दो प्लेयर हैं ये अभी जब से साथ में खेल रहे हैं तब से लगभग हर टूर्नामेंट जीत चुके हैं, है ना। जो भी बैडमिंटन के टूर्नामेंट, मेजर टूर्नामेंट होते हैं वो सारे इन लोगों ने जीत लिया है, ठीक है। इसलिए ये जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अभी फेमस हो चुकी है, इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा भारतीय बैंक बाजार पूंजीकरण के अनुसार विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। कौन सा भारतीय बैंक बोला गया है ना, ये याद रखना। भारतीय बैंक विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैंक, किस रिस्पेक्ट में, बाजार पूंजीकरण के मामले में, ठीक है। तो कौन सा है भाई,
इसका सही आंसर क्या है? HDFC बैंक, है ना। HDFC बैंक भारत जो एक भारतीय बैंक है, बाजार पूंजीकरण के अनुसार विश्व का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। HDFC बैंक का HDFC लिमिटेड एक शीर्ष फाइनेंस कंपनी है के साथ विलय के बाद दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। विलय के बाद HDFC बैंक वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है। ठीक है, दुनिया भर में, इंडिया में नहीं, दुनिया भर में 7वां सबसे बड़ा ऋणदाता बैंक है। ठीक है, HDFC बैंक। SBI या भारतीय स्टेट बैंक, जो SBI हमारा जो भारतीय स्टेट बैंक है, ये कुल संपत्ति के हिसाब से, ठीक है, कुल संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बैंक है और विश्व में इसका कौन सा नंबर है? 60वां नंबर है। ठीक है, किस रिस्पेक्ट में? कुल संपत्ति के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा बैंक है और विश्व का 60वां सबसे बड़ा बैंक है। और बैंक का बाजार पूंजीकरण में सबसे बड़ा कौन है? तो भारत में सबसे बड़ा कौन है? HDFC बैंक है। और वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? 4th नंबर पे है। ठीक है, बाजार पूंजीकरण से क्या तात्पर्य है? तो बैंक के स्टॉक के सभी शेयरों का कुल मूल्य को क्या बोला जाता है? बाजार पूंजीकरण। बाजार पूंजीकरण क्या है? बैंक के स्टॉक के सभी शेयर का कुल मूल्य अगर निकाला जाए तो उसको बोला जाता है बाजार का पूंजीकरण, बाजार पूंजीकरण, है ना। और बाजार पूंजीकरण किसका? बैंक का। ठीक है, बैंक का बाजार पूंजीकरण किसको बोला जाता है? बैंक के स्टॉक के सभी शेयरों का कुल मूल्य बैंक का बाजार पूंजीकरण कहलाता है। ठीक है, चलिए आज हमारा इतना ही था। ये मंथली जुलाई मंथ का करेंट अफेयर है जो इम्पोर्टेंट था छत्तीसगढ़ के सभी PSC और व्यापम के प्रतियोगी परीक्षा के लिए मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग हर मंथ का करेंट अफेयर जैसे ही मंथ के एंड होने के 3-4 दिन के अंदर ले आएंगे और डेली डॉट्स तो आता ही रहेगा, मंथली भी निकालेंगे और 6 मंथ का भी निकालेंगे। एक बार हमारा जनवरी से लेके मई तक का जून तक का आ चुका है हाफ ईयरली करेंट अफेयर। अब जो आएगा जुलाई से लेके दिसंबर तक का आएगा जो कि जनवरी में आएगा और मंथली आते रहेगा हमारा, हर मंथ के एंड होने के 4-5 दिन के अंदर आ जाएगा और डेली डॉट्स हमारा चलता है। तो आप हमारे यूट्यूब ऐप में देख सकते हैं डेली डॉट्स फ्री, और हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने से आपको फ्री में PDF अवेलेबल हो जाएगा। जितने भी हमारे यूट्यूब से रिलेटेड गतिविधियां हैं उनके सारे आपको PDF हमारे द पढ़ंतु IAS के PDF ऐप में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट मंथ अगस्त का जो भारत का करंट अफेयर है उसके साथ। तब तक के लिए थैंक यू।